हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी। इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। अभी हमने पार्टनरशिप के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसके क्या कंटेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप तो होती है जब दो या दो से अधिक लोग जो मिलकर बिजनेस शुरू करने का एग्रीमेंट करते हैं तो पार्टनरशिप होती है। जब पार्टनरशिप करने के लिए जब दो लोग एग्रीमेंट करते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। पार्टनरशिप एक्ट डजंट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन, but wherever it is writing, the document which contain the terms of agreement is called partnership deed. It generally contain the detail about the aspect affecting the relationship between the partners including। पार्टनरशिप कब आती है एग्जिस्टेंस में? जब तक दो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस को चलाने का। तो जो एग्रीमेंट करते हैं उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। और तो पार्टनरशिप जब करते हैं, डीड होती है जो पार्टनरशिप, उसमें क्या क्या मेन कंटेंट्स इसके होते हैं वो क्या है? पहले तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द ईच पार्टनर। अब जो पार्टनर्स से बिजनेस चलाएंगे तो वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में। तो बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस रेशो में करेंगे, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, तो ये भी वहाँ पे डिसाइड करना होगा पार्टनर्स को, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है। रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो किस रेशो में करेंगे। हो सकता है कि पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल लेके आएँ, कोई ज़्यादा लेके आएगा, कोई कम लेके आएगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, इक्वली होगा या कैपिटल के बेस पे होगा या फिर कुछ और तरीके से होगा। तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें होता क्या है, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उससे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और कई बार डिसाइड करते हैं कि हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट देना या ना देना ये भी वहाँ पर मेंशन हुई होना चाहिए। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एट्सेट्रा। तो जो लोन अगर बिजनेस को देता है कोई पार्टनर, एक तो कैपिटल दे रहा है वो अलग है, और लोन जो देता है वो अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना है नहीं करना है, ये भी पार्टनरशिप डीड के ही द्वारा तय होता है। वो उसी वक्त पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होता है कि इंटरेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है। तो साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना आवश्यक नहीं होता, तथापि जब भी यह लिखित में हो, जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते का विवरण समाहित हो, तो ऐसे अभिलेख को साझेदारी विलेख कहते हैं। साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी सूचना समाहित होती हैं, जिसमें व्यवसाय का उद्देश्य, साझेदारों द्वारा पूंजी निवेश, साझेदारों द्वारा लाभ हानि की भागीदारी का अनुपात, पूंजी पर ब्याज और ऋणों पर ब्याज है। ठीक है, आगे चलें। अब पार्टनरशिप जो डीड होती है उसमें कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। मेजर कंटेंट्स की एक ये लिस्ट है कि मेजर ये चीज़ें तो पार्टनरशिप डीड बनाते हुए उसमें होनी ही चाहिए। यहाँ पर ये सब कुछ मैं नोट की फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स भी रेडीली मिल जाएं साथ साथ। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स बिजनेस की, इसमें जो है फर्म का एड्रेस होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए कि फर्म कहाँ पर, उस हर एक बिजनेस का एक एड्रेस होता है कि वो कहाँ रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है उसका, ताकि कोई भी वहाँ पहुँच सके और किसी सबको पता हो। तो वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि हम वो जो बिज़नेस है उसका एड्रेस क्या होगा और उसका मेन बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या करेगी कंपनी जो बनाएंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स के एड्रेस होने चाहिए, कौन कौन उसके पार्टनर हैं, उनके क्या एड्रेस हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर,
और उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा उसका, जनरली 1 साल होता है, तो वो डिसाइड होना चाहिए कि कितनी फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का जो कमेंसमेंट है, स्टार्टिंग जो है वो क्या होगी, स्टार्टिंग डेट। कई बार होता है कि हमने डिसाइड तो किया बिज़नेस को, हमने एग्रीमेंट भी बना लिया, हम डिसाइड करते हैं कि नहीं 6 महीने बाद हम बिज़नेस करना शुरू करेंगे, तब तक हम अपने कैपिटल अरेंज करेंगे या फिर उसके बैकग्राउंड में जो काम करना है या अरेंजमेंट करना है वो सारे काम करते हैं। तो इसलिए वो डेट बाद में भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं जिस दिन हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी दिन से बिज़नेस शुरू भी हो, तो वो डेट्स अलग हो सकते हैं, तो वो डेट प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए उसमें। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, अभी बैंक अकाउंट के ऑपरेशन, जो बैंक अकाउंट हैंडल करेगा उसके लिए भी जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे कि बैंक अकाउंट में होता है क्या है कि बैंक अकाउंट जो है, चेक पेमेंट करनी है किसी को, तो चेक्स पे कौन साइन करेगा। कई बार होता है कि सारे पार्टनर्स के साइन होनी चाहिए, या फिर होता है डिसाइड करना 2 पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, या फिर इंडिविजुअली एक साइन की भी चलेगा। तो वो क्लियर होना चाहिए कि बैंक जो के ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा और किस तरीके से होगा, जॉइंटली या इंडिपेंडेंटली कैसे भी होगा, तो वो चीज़ वहाँ मेंशन होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो पहले से डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा और या लॉस होगा तो उसे किस रेशियो में पार्टनर्स बियर करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग्स, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होना चाहिए कि कैपिटल पे किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन है तो उस पर किस रेट से होगा। अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स ले रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले रहे हैं फर्म से, तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ़ एनी, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है फर्म के लिए तो फिर वो उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, कोई बोर्ड मीटिंग होगी, कोई म्यूचुअली कॉन्सेंट होगा, तो वो प्रोसीजर्स पूरे उसमें डिफाइन होने चाहिए। सैलरीज कमीशन एट्सेट्रा इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर, अब सैलरी अगर पार्टनर को पे करनी है या कमीशन पे करना है तो वो भी वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सैलरी हो तो सैलरी कितनी मिलेगी, किस पार्टनर को रेट से कमीशन दिया जाएगा, तो वो भी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, अब हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटीज़ हैं, राइट्स वहाँ पे डिफाइन होने चाहिए कि कुछ पार्टनर होते हैं कि उनको कुछ काम दिया जाता है कि ये वाले काम ये पार्टनर देखेंगे और ये इसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, तो इस तरीके से अलग अलग हर एक का डिफाइन होना चाहिए ताकि कोई आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस राइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, कई बार पार्टनर जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो दिवालिया होने पे उनकी जो लॉस होगा वो किस तरीके से उसका निपटारा होगा, किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा, कितने जो पार्टनर्स जो बचेंगे जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं तो वो इसे किस तरीके से बियर करेंगे, वो चीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू नहीं करना, अब वो उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फर्म बनी थी अब वो पर्पज़ पूरा हो गया तो फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं, या फिर कोर्ट का ऑर्डर है या उसके लिए वो डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उस सिचुएशन में जो अकाउंट्स हैं उसका सेटलमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरीके से उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेटल किया जाएगा और लायबिलिटीज़ कैसे डिस्चार्ज होंगी, तो वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमंग पार्टनर्स, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में ही कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, आपस में कोई इशू हो जाता है, तो उसको कैसे सेटल करना है तो वो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर कोई सैलरी का इशू आ गया, क्योंकि पार्टनर है कोई ज़्यादा सैलरी ले रहा है या कम ले रहा है या किसी को नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर जो पहले से पार्टनरशिप डीड में हमने जो बनाया है उसमें पहले से होगा तो उसमें कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, तो वो उस वहाँ पे पहले से क्लियर होगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, अब कोई फॉर्म में कोई हम नया पार्टनर आ रहा है या कोई रिटायर हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो फिर उसके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से डिसाइड होंगे। अगर कोई नया आ रहा है तो फिर नए पार्टनर्स को जो शेयर दिया जाएगा वो किस तरीके से ओल्ड पार्टनर्स शेयर करें देंगे उसे। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से उसे लेंगे, उनका और नया गेनिंग रेशियो क्या होगा, या फिर कोई पार्टनर डेथ हो गया तो उस केस में कैसे बुक्स के अकाउंट्स हैंडल होंगे, ये चीज़ें वहाँ पर पहले से मेंशन होनी चाहिए। एनी अदर मैटर
रिलेटेड टू कंडक्ट द बिजनेस। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, कुछ भी होंगे तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे होनी चाहिए। अब इनके अलावा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों, कोई मैटर ऐसे हों जो इसमें पार्टनरशिप डीड में कवर नहीं हुए, ये भी हो सकता है। हमने इतने तो बता दिए, इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर आ गए जो हमें इसमें है ही नहीं या हमने पार्टनरशिप डीड में लिए ही नहीं, तो उस केस में जहाँ पर हमारे पार्टनरशिप डीड जो हमने बनाई उसमें नहीं है, वो साइलेंट है, उसका कुछ नहीं करता, तो वहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स हैं, उनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें जो एक तो हमारा पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविज़न होना चाहिए। मान लीजिए उसमें प्रोविज़न नहीं है तो वो किस तरीके से उसे डील करेंगे, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे, और कई बार इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। मान लीजिए कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमने कोई जिक्र नहीं किया कि वो किस तरीके से डिवाइड होने हैं। जहाँ पर भी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हमारे पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पार्टनरशिप जो डीड जो है वो साइलेंट है, तो वहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जहाँ पर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, वहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इक्वली सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा, और वहाँ पर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर्स ने वो इररिलेवेंट है। हो सकता है किसी ने ज़्यादा कैपिटल दी हो, किसी ने कम दी हो, और कोई कहे कि भाई मैंने ज़्यादा दी है तो मेरे को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ज़्यादा दिए है कैपिटल और उसे ज़्यादा शेयर चाहिए तो वो अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कई बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 नंबर में आ जाता है कि पार्टनर्स ने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया, तो फिर उनका प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहाँ पर आपको ये जो है प्रोविज़न देना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में अगर ये चीज़ मेंशन नहीं है तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा, और उसके बेस पे जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। यह चीज़ पूरी लिखने पे ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस हिंदी में है, यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पर मौन है तब फर्म के लाभ हानि को सभी साझेदारों द्वारा बराबर बराबर विभाजित किया जाता है, चाहे फर्म में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी कुछ भी हो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, इसके बारे में अगर पार्टनरशिप डीड जो हमने बनाई है उसमें ये चीज़ जिक्र नहीं है, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो जाता है डिफ़ॉल्ट। तो कहता क्या है, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये चीज़ ध्यान से सुनिए कि नो क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम in the firm as matter of right. However, interest can be allowed when it is expressly agreed by the partners. Thus, no interest on capital is payable. If the partnership deed is silent on the issue, further the interest is payable only out of profit of the business and not if the firm incurred losses during the period. कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता अगर उसने पार्टनरशिप डीड में इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। तो अगर वहाँ पे नहीं लिखा कि पार्टनरशिप डीड में कि प्रॉफिट उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है कि वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि वो पार्टनरशिप डीड में कहा ना गया हो। और दूसरा, इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो। अगर ऐसा नहीं कि लॉस है तो भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट में है फर्म तो ही इंटरेस्ट मिलेगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग्स होती हैं जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा फर्म से लेते रहते हैं,
तो वो ड्राइंग्स होती हैं। तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स इफ़ देयर इज़ नो मेंशन इन डीड। तो अगर डीड में ये प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो ड्राइंग्स ले रहे हैं पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। और उसमें वो कहता है पार्टनरशिप एक्ट कि अगर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इफ़ एनी पार्टनर हैज़ एडवांस्ड सम मनी to the firm beyond the amount of his capital for the purpose of business, he shall be entitled to get interest on amount of at the rate of 6% per annum. Interest on advance मतलब पार्टनर्स ने एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है फर्म में, उसके अलावा वो एडवांस देते हैं फर्म को। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, दूसरा एडवांस दिया है। जो कैपिटल है वो तो कंपनी का हो गया, फर्म का। दूसरा एडवांस जो दिया है यानी कि ये जो है एक एडवांस उन्होंने कंपनी को दिया, फर्म को दिया। तो इस फर्म पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टनरशिप फर्म में मेंशन होना चाहिए कि ऐसे एडवांसेस पे किस रेट से एडवांस इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ जो फर्म है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि एडवांस पे इंटरेस्ट किस रेट से देना है, तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु अपनी पूंजी से अधिक प्रवृद्ध राशि लगाता है तो उस राशि पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा और उसे 6% प्रति वर्ष की दर से देय होगी। ठीक है। फिर आता है रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क। अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स जो हैं वो तो कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो उस पर उन्हें कोई सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो यहाँ पर क्या कहता है पार्टनरशिप डीड कि अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसके लिए कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पर कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तो नो पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर सेम इन पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में जब तक कोई प्रोविज़न नहीं है तब तक कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसमें तो फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक का मतलब कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी भी प्रकार का वेतन पाने का अधिकार नहीं है, तब जब तक कि इस बारे में साझेदारी लेख में कोई प्रोविज़न प्रावधान न दिया गया हो। ठीक। देखिए पार्टनरशिप एक्ट में एक क्लैरिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि होता क्या है, कोई पार्टनर जो है वो फर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़, कोई एसेट्स है, उसका इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। एक तो पार्टनरशिप फर्म चला ही रहा है, साथ में कुछ और भी काम कर रहा है, मान लीजिए पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहा है, तो उसमें वो क्या करता है कि फर्म की जो है कोई प्रॉपर्टी यूज़ करता है या उसका नाम यूज़ करता है, या फिर कोई बिजनेस डील हो रही है उसमें वो अपना कोई पैसा कमाता है, या फिर डील के साथ अपने आप का कोई एक कुछ और अपना इन्वॉल्व कर लेता है काम, जिससे उसे कोई फ़ायदा होता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इन तरीक़ों से उसने कोई भी प्रॉफिट कमाया है तो वो फर्म को देने के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये चीज़ जो भी प्रॉफिट है वो फर्म को देगा, उसे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसने वो फर्म का नाम यूज़ किया है, फर्म के कनेक्शंस को यूज़ किया है। तो इफ़ ए पार्टनर derives any profit for him her self from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the name she shall account for the profit and pay it to the firm। ठीक है। यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन के लिए कोई लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है या उसके लिए फर्म के नाम इस्तेमाल करता है,
फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। दूसरा एक प्रोविज़न आता है कि अगर कोई पार्टनर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर ही रहा है, फर्म में काम कर रहा है, उसके अलावा वो पार्ट टाइम अपना कुछ और बिजनेस भी शुरू करता है और सेम नेचर का करता है जो ऑलरेडी जो पार्टनरशिप में कर रहा है वैसा ही नेचर का एक और बिजनेस शुरू कर दे, या फर्म के साथ वो कोई कंपटीशन शुरू कर दे और इससे कोई प्रॉफिट वो कमाता है, तो भी वो पार्टनर वो अपना प्रॉफिट फर्म को देने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। तो इफ़ ए पार्टनर कैरीज एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड competing with that of the firm, she shall account for and pay to the firm all profit made by him her in that business। ठीक है। यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान किसी और व्यवसाय को चलाता है या वह फर्म से प्रतियोगिता करता है, तो वह फर्म के लिए उत्तरदायी होगा और अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों को फर्म के लिए देय होगा। ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी मुद्दे पे, किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट होगा तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हमने पढ़ लिए, और जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दो हैं वो भी हमने पढ़ लिए। तो इस तरीके से पार्टनरशिप डीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, तो वो समझ में आ गया होगा आपको। पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं जहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ध्यान से करने चाहिए। आगे हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए तो वही पूछेंगे। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, अपना कोर्स रिलेटेड कंटेंट्स पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, टिल देन, गुड बाय।